हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब कि जो सेल कितने प्रकार की होती हैं, इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये फाल्स, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिसमें न्यूक्लियस फाल्स हो, पूर्ण ना हो, अपूर्ण हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? ये यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें पूर्ण रूप से न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और भी जैसे प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है, एक कोश की होती है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो बहुकोश की होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो ऐसी सेल जो यूनिसेलुलर तथा जिनमें न्यूक्लियस फाल्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। जैसे बैक्टीरिया की सेल्स हो गई और एल्गी की सेल्स हो गई। ठीक है, बैक्टीरिया और एल्गी की सेल्स हो गई। ठीक है। अगला है यूकैरियोटिक सेल। तो इसकी डिफिनेशन होगी वे कोशिकाएं जो बहुकोशिकीय होती हैं या मल्टी सेलुलर होती हैं और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एनिमल या ह्यूमन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या प्लांट, कोई भी प्लांट जो है इसका यूकैरियोटिक सेल्स से बना होता है। ठीक है। अब हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वह है, इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस प्रकार का? 70S प्रकार का। यहाँ एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये 70S का प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? 80। यानी कि इनका जो साइज होता है ये बड़ा होता है और इनका जो होता है छोटा होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं जो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स है वह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, अर्थात जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आदि। अगला जो है इसका यूकैरियोटिक में देखते हैं कि यह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यह बहुकोशिकीय जीवों में अर्थात जो बहुत ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्लांट, एनिमल, ईटीसी, मतलब इत्यादि। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है। पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अगला यहाँ पे यूकैरियोटिक में देख लेते हैं। और शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स से मिलकर होता है। जैसे, ठीक है, यहाँ पे शैवाल हमने यहाँ पे लिख दिया है, बट ये यहीं पे होगा। ठीक है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई की, जो उसकी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जो शैवाल्स होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनकी सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और जो एनिमल प्लांट की है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है, इनमें कोशिकीय श्वसन, रेस्पायरेशन जो होता है मिजोसोम्स में होता है। यानी कि एक सेल, जो बैक्टीरिया मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक फोल्डेड संरचना कहीं पे भी पाई जाती है, तो हम इसे मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मीजोसोम्स कहते हैं। इसके द्वारा ही बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक में समझ लेते हैं। इनमें सेलुलर जो रेस्पायरेशन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती है, इनमें जो सेलुलर जो रेस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है
कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिकांग मेम्ब्रेन लेस पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक हमारी सेल्स होती है उसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कहने का मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से जो है ढके रहते हैं, कवर रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम हो गया, ठीक, ये नग्न एक तरफ से पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ईटीसी जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो उनमें जो है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उनके ऊपर। अगला पॉइंट दिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं उनमें जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और जो इसमें यूकैरियोटिक में इसमें लाइनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। जो हमारा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहती है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहता है। कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, हमने देख ही चुके हैं। सेलुलोज व फंजाई में काइटिन की बनी होती है, हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें केंद्रक कला तथा न्यूक्लियस अनुपस्थित होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसे फाल्स हम कहते हैं या अपूर्ण जो है न्यूक्लियस कहते हैं, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया, ठीक है। इसमें केंद्रक कला प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी उपस्थित रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें केवल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें केवल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल और आसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसमें कोशिका विभाजन बाइनरी फिजन द्वारा तथा समसूत्री विभाजन नहीं होता। कहने का मतलब होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वे बाइनरी फ्यूजन द्वारा अलग हो जाती हैं, इनका विभाजन इसी प्रकार से होता है, इनमें कोई समसूत्री विभाजन नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें श्वसन कोशिकीय द्रव्य झिल्ली या मीजोसोम के द्वारा होता है, हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। इसमें श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ये भी देख लिया था। इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, और यूग्लिना इसका अपवाद है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित भी रहता है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक एक तरफ से सेल्स भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक अपवाद के रूप में जाना जाता है। कोशिका के घटक व उनके कार्य के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है सुरक्षा करना और शेप प्रदान करना। क्या करना? शेप प्रदान करता है, आकार देता है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा जो या सेल मेम्ब्रेन जो होती है या प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो होती है वह चयनात्मक पारगम्यता सेलेक्टिव करती है। मतलब चयनात्मक पारगम्यता का मतलब है सिलेक्टिव जो कण होते हैं उन्हीं को अपने जो है अपनी मेम्ब्रेन द्वारा इधर से उधर आदान प्रदान करने का कार्य में सहायता करती है, ठीक है। चयनात्मक जो सिलेक्टिव पार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। केंद्रक का क्या रोल होता है? आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है, आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। न्यूक्लियस राइबोसोम का संश्लेषण करता है या निर्माण करता है। न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है या संश्लेषण करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल रेस्पायरेशन करना। क्या काम है? सेल रेस्पायरेशन करना और एटीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अल्टमान ने की थी। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। अगर पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है तो उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, जिससे वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और या एनिमल या जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य होता है डाइजेशन करना, और एक तरफ से अगर किसी सेल में कोई
ऑर्गेनल्स जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो उसे मारकर ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी यह पैकेजिंग का भी कार्य करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन का भी कार्य करता है। पैकेजिंग का कार्य ऐसे करता है कि अगर हम जैसे ये सेल हो गई हमारी, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर प्रोटीन के कण, लिपिड के कण बिखरे हुए पड़े हैं, तो इनको क्या करती है, वो बांध कर रखने का कार्य करती है। इसीलिए हम इसको पैकेजिंग और पैकेजिंग का कहते हैं। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन मतलब गोल्जी बॉडी के टूटने पर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर, जो सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो स्पेंडल फाइबर होते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला का क्या कार्य होता है, ये सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में। जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, इनमें सब में जो फ्लैजेला या सीलिया पाए जाते हैं तो वो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। वैक्यूल्स का कार्य होता है वाटर एंड सब्सटेंस का संग्रह करना या स्टोर करना। हमारा जो प्लांट होता है उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल साइज में पाए जाते हैं, लेकिन जो नहीं, प्लांट में जो है होता है वो लार्ज साइज में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और जो एनिमल होते हैं उसमें स्मॉल साइज में पाए जाते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स के एंजाइम जैसे ग्लाइकोलिसिस करते हैं। साइटोसोल शेप एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।